तो ये मोटा मोटा कुछ टाइप के फिन्स फिश में देखे जाते हैं। ये जो माउथ के पास होते हैं इसको बोला जाता है पेक्टोरल फिन, जो इस पेट के पास होता है इसको बोला जाता है पेल्विक फिन, ये जो होता है एनस के आसपास इसको बोला जाता है एनल फिन, उसके बाद जो नॉर्मल सभी फिश में प्रेजेंट होता है दैट इज कॉर्डल फिन, एंड ये जो ऊपर वाले हिस्सा में जो प्रेजेंट होता है फिन इसको बोला जाता है डॉर्सल फिन। तो ये है एक मोटा मोटा आइडिया अबाउट फिन्स ऑफ फिशेस, राइट। ये आइडिया थोड़ा सा आप ड्रॉ कर लीजिएगा बिकॉज ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी में नहीं है, राइट। चलो, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था क्लास साइक्लोस्टोमाटा को, राइट। आज के दिन हम लोग डिस्कस करेंगे दो क्लास को, एक होगा क्लास कॉन्ड्रिक्थिस और दूसरा होगा क्लास ऑस्ट्रिक्थिस, राइट। ये दोनों ही क्लास जो है वो किसके अंदर आता है, वो सुपर क्लास पाइसेस के अंदर आता है, नंबर 1। और पाइसेस किसके अंदर आता है, वो डिविजन 2 के अंदर आता है, दैट इज नैथोस्टोमाटा के अंदर, राइट, जिसमें जॉ प्रेजेंट होता है, राइट। चलो, तो फिर स्टार्ट करते हैं, किससे स्टार्ट करते हैं, हेडिंग डाल दीजिए। हेडिंग डालेंगे क्या, हेडिंग डालेंगे क्लास, हेडिंग क्या डालेंगे, हेडिंग डालेंगे क्लास कॉन्ड्रिक्थिस। क्या डालेंगे, क्लास कॉन्ड्रिक्थिस, कॉन्ड्रिक्थिस, क्लास कॉन्ड्रिक्थिस, राइट। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। चलो, सबसे पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, सबसे पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, बोलो, सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा दे आर मरीन एनिमल्स, दे आर मरीन एनिमल्स, दे आर मरीन एनिमल्स with streamlined body, with streamlined body। अब इस स्ट्रीमलाइन का मतलब क्या है, इस स्ट्रीमलाइन का, ये तो हमने देख लिया, हमने क्या देखा कि ये लोग मरीन होते हैं और इनके पास जो बॉडी होगा वो कैसा होगा, वो स्ट्रीमलाइन बॉडी होगा, राइट। अब इसका मतलब क्या है, स्ट्रीमलाइन बॉडी का मतलब क्या होता है, स्ट्रीमलाइन बॉडी का मतलब होता है एक ऐसा बॉडी जो फ्रिक्शन के ड्रैग को कम कर दे। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि अगर मैं अपने हाथ को, मतलब मान लो इधर से हवा चल रही है और मैं हाथ को ऐसे ले जा रहा हूँ, राइट, ऐसे ले जा रहा हूँ, तो हाथ का सरफेस एरिया बहुत बड़ा है, तो हवा के कारण क्या होगा, हवा मुझे ड्रैग करेगा और ड्रैग के कारण क्या होगा, मेरा जो स्पीड है वो कम हो जाएगा, क्योंकि हवा इधर से इधर चल रहा है और मेरा हाथ जो इधर से इधर जा रहा है, राइट। तो यहाँ पे सरफेस एरिया ज्यादा है। अगर सेम हाथ को मैं ऐसा कर दूं तो क्या मेरा स्पीड थोड़ा सा बढ़ नहीं जाएगा, क्यों बढ़ जाएगा, बिकॉज सरफेस एरिया कम हो जाएगा। और दूसरा क्या होगा कि एरोडायनामिक्स के कारण हवा जो है यहाँ से टकरा के इधर और इधर चला जाएगा, तो हवा का जो ड्रैग है वो कम हो जाएगा। इसी तरह जो कॉन्ड्रिक्थिस है या जो भी फिशेस है उनका जो बॉडी होता है वो बॉडी स्ट्रीमलाइन बॉडी होता है। क्यों स्ट्रीमलाइन बॉडी होता है, इसलिए स्ट्रीमलाइन बॉडी होता है ताकि जो पानी है वो धक्का खा के एक मतलब धक्का खा के निकल जाए, और जो ड्रैग है वो थोड़ा सा, पानी का जो ड्रैग है वो कम हो, ताकि स्मूथली जो है फिशेस चल सके। फॉर एग्जाम्पल देखो, एक फिश का बॉडी का स्ट्रक्चर कैसे होता है, लगभग ऐसे होता है, देखने में ऐसे होता है, ऐसे नोकीला होता है। तो पानी जो है यहाँ धक्का खाता है, फिर यहाँ से निकल के यहाँ से आके वो यहाँ निकल जाता है, फिर यहाँ से आके फिर यहाँ से जाके फिर ऐसे निकल जाता है। तो यहाँ पे धक्का खाया, इधर निकल गया, यहाँ से धक्का खाया और ऐसे निकल गया। तो क्या हुआ, मेन जो बॉडी पार्ट है उसका, मेन जो उसका बॉडी पार्ट है, यहाँ पे जो पानी का ड्रैग है वो कम हो गया, तो बहुत स्मूथली जो है फिश पानी के अंदर जा सकता है। तो इसी बॉडी को, इसी तरह के बॉडी को बोला जाता है स्ट्रीमलाइन बॉडी। मान लो कि हमारे जो कार्स होते हैं उनको ऐसे भी बनाया जा सकता है, ऐसे बना दो, ऐसे बना दो, राइट। मतलब हम लोग सेल्फ ड्राइव कार, मैं बस की बात नहीं कर रहा हूँ, बस का एरोडायनामिक्स कुछ अलग होता है, राइट। तो बस का एरोडायनामिक्स कुछ अलग होता है। जो हम लोग नॉर्मल कार यूज करते हैं वो दिखने में कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है, राइट, कुछ ऐसा होता है। तो क्यों ऐसा बनाया जाता है, बिकॉज दिस इज कॉल्ड एरोडायनामिक्स। एरोडायनामिक्स के कारण, ताकि हवा का जो फ्रिक्शन की वजह से जो ड्रैग है वो जितना कम होगा, जो हमारा कार है उतना ही फास्ट जा सकता है। इसी वजह से अगर आप F1 रेसिंग कार को देखेंगे तो F1 रेसिंग कार का जो आगे वाला हिस्सा होता है वो बहुत ज्यादा नोकीला होता है,
और उसका हाइट जो है वो बहुत ज्यादा शॉर्ट होता है। क्यों? बिकॉज सरफेस एरिया को कम करने के लिए, और नोकीला होने के कारण एरोडायनामिक्स बहुत अच्छा होगा। सेम टू सेम प्रोसेस हमारे फिशेस में भी देखे जाते हैं। इसी बॉडी को, ऐसे बॉडी को बोला जाता है स्ट्रीमलाइन बॉडी। जो बॉडी के कारण जिसका फ्रिक्शनल ड्रैग कम हो जाए, उसी बॉडी को बोला जाता है स्ट्रीमलाइन बॉडी, ताकि मछली जो है पानी में बहुत इजीली मूव कर सके। राइट, आई होप कि स्ट्रीमलाइन बॉडी का मतलब आप समझ गए होंगे। यहाँ पे स्टार दे दीजिए। राइट, और जो मैंने यहाँ पे फिश का डायग्राम ड्रॉ किया था उसको भी आप लोग ड्रॉ कर लीजिए। राइट, तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा बोलो? स्ट्रीमलाइन बॉडी। दूसरा क्या हो जाएगा? दे हैव कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन। कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन। राइट, तो हमने क्या पढ़ा था? एंडोस्केलेटन कैसे टाइप के हो सकते हैं? दो टाइप के हो सकते हैं, एक कार्टिलेजिनस हो सकता है और दूसरा बोनी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? यहाँ हम लोग देख रहे हैं कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन। राइट, कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन। थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा बोलो? थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा? माउथ इज located ventrally. माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली। राइट, माउथ इज लोकेटेड, माउथ कैसा होगा? वेंट्रल इन पोजिशन होगा। राइट, माउथ कैसा होगा? वेंट्रल इन पोजिशन। अगर फिश को अगर हम ड्रॉ करेंगे, देखो ड्रॉ करते हैं फिश को अगर हम ड्रॉ करेंगे तो एक फिश कैसा दिखता है? एक फिश मोटा मोटी ऐसा दिखता है। राइट, अब बहुत सारे आपने फिश देखे होंगे जिनका जो माउथ होता है ना, माउथ वो ऐसा होता है, ऐसा होता है माउथ उनका। राइट, यहाँ पे आंख बना देते, चलो ऐसा होता है माउथ। इस तरह के माउथ को क्या बोला जाता है? इस तरह के माउथ को बोला जाता है टर्मिनल माउथ। क्या बोला जाता है इसको बोला जाता है टर्मिनल माउथ। क्या बोला जाता है इसे बोला जाता है टर्मिनल माउथ। क्लियर? और कुछ तरह के एनिमल्स होते हैं जो, राइट, ये एक ड्रॉ किया, चलो एक और ड्रॉ करते हैं। और एक तरह के फिश होते हैं जहां पे हम लोग माउथ जो है यहाँ पे बेस की तरफ देख पाते हैं, ऐसे। राइट, ऐसे टाइप के माउथ हम लोग देखते हैं। राइट, अब बोलो ऐसे टाइप के माउथ हम लोग कहाँ देखते हैं? ऐसे टाइप के माउथ हम लोग कहाँ देखते हैं? शार्क में देखते हैं। तो ये क्या हो गया? दिस इज कॉल्ड वेंट्रल इन पोजिशन। तो माउथ का पोजीशन कैसा हो गया? माउथ का पोजीशन यहाँ पे वेंट्रल हो गया, बेस की तरफ हो गया। देखो यहाँ पे माउथ कैसा है? एकदम टर्मिनल माउथ। और यहाँ पे कैसा है? यहाँ पे टर्मिनल पोर्शन कैसा है? ये वाला है टर्मिनल पोर्शन। और माउथ कहाँ पे है? माउथ यहाँ पे है, बेस पे। तो इस तरह के माउथ को क्या बोला जाता है? वेंट्रल इन पोजिशन। इस तरह के माउथ का जो पोजिशन होता है वो कैसा होता है? वो वेंट्रल होता है। राइट, मतलब बेस की तरफ होता है। क्लियर है? चलो इस डायग्राम को भी ड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि ये डायग्राम आगे जाके आपको काम में आने वाला है। चलो दोनों ही डायग्राम को ड्रॉ कर लीजिए। क्लियर? तो माउथ कैसा होगा? वेंट्रल होगा। फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा? नोटोकॉर्ड is persistent throughout the life। मतलब नोटोकॉर्ड थ्रू आउट द लाइफ परसिस्टेंट होता है। इसको भी स्टार मार्क कर लीजिए। क्लियर? फिफ्थ पॉइंट क्या हो जाएगा बोलो? फिफ्थ पॉइंट क्या हो जाएगा? गिल्स are separate and without any gill cover or operculum मतलब गिल स्लिट्स। मान लो ये एक गिल स्लिट्स है, ये एक गिल है,
ये एक गिल स्लिट्स है, ये एक गिल स्लिट्स है और ये भी एक गिल स्लिट्स है। अब इसको ढक के अगर मैंने ऐसे एक ढक्कन से इसको ढक दिया, ऐसे वाले चीज से इसको ढक दिया, अब गिल्स दिख रहा है, गिल स्लिट्स दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? बिकॉज मैंने एक चीज से इसको ढक दिया। तो इस वाले पोर्शन को हम लोग बोलेंगे क्या? गिल कवर या ओपर्क्यूलम, राइट। मान लो कि ये सारे के सारे जो चॉक्स है आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये सारे के सारे मान लो गिल स्लिट्स है, ये सारे के सारे मान लो गिल स्लिट्स है। अब मान लो ये एक स्ट्रक्चर है जिससे मैंने इसको ढक दिया, तो ये क्या हो गया? ये हो गया इसका गिल कवर। ये क्या हो गया? गिल स्लिट्स, एंड इसका हो गया गिल कवर, या इसे ओपर्क्यूलम भी कहा जाता है। ये ओपर्क्यूलम या गिल कवर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है। मतलब गिल स्लिट्स कैसे रहते हैं? गिल स्लिट्स नेकेड रहते हैं। गिल स्लिट्स कैसे रहते हैं? ऐसे ही नेकेड रहते हैं, ऐसे नेकेड रहते हैं। यहाँ पे कोई भी कवरिंग नहीं होती है, गिल स्लिट्स नेकेड रहते हैं, राइट। तो यही यहाँ पे बोला गया है, गिल स्लिट्स आर सेपरेट एंड विदाउट एनी गिल कवर, विदाउट एनी गिल कवर, विदाउट एनी गिल कवर। गिल कवर को और क्या कहा जाता है? गिल कवर को बोला जाता है ओपर्क्यूलम। क्या बोला जाता है? ओपर्क्यूलम। क्लियर है? इसे क्या कहा जाता है? ओपर्क्यूलम भी कहा जाता है, राइट। पॉइंट नंबर 6 क्या हो जाएगा? दे हैव टफ स्किन। पॉइंट नंबर 6 को चलो दूसरे इस पे लिखते हैं, बिकॉज यहाँ पे एक ड्राइंग आ जाएगा, इसी वजह से चल दूसरी जगह पे लिखते हैं, इसको मिटा देते हैं। पॉइंट नंबर 6 क्या हो जाएगा? पॉइंट नंबर 6 हो जाएगा, दे हैव टफ स्किन, टफ स्किन with tough skin with minutes, with minutes placoid scales, placoid scales। तो इनमें जो स्केल्स होगा वो कैसा होगा? प्लैक्वाइड स्केल्स। इनमें जो स्केल्स होंगे वो कैसे होंगे? प्लैक्वाइड स्केल्स प्रेजेंट होंगे, प्लैक्वाइड। अब प्लैक्वाइड स्केल्स दिखने में कैसा होता है? देखो, प्लैक्वाइड स्केल्स जो है वो दिखने में कैसा होता है? वो दिखने में कुछ ऐसा होता है। इस टाइप के स्केल्स को क्या कहा जाता है? इस टाइप के स्केल्स को प्लैक्वाइड स्केल्स कहा जाता है। ये एक हो गया, इसके ऊपर एक और रहेगा, इसके ऊपर एक और रहेगा। कैसे रहेगा? ऐसे रहेगा, राइट, ऐसे रहेगा। वेट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, ये एक और स्केल आ गया, राइट। इसके ऊपर एक और रहेगा, ऐसे। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के ऊपर एक, ऐसे स्केल्स रहेंगे। ये सारे स्केल्स कैसे दिखने में होंगे? दिस इज कॉल्ड placoid scales. This is called minute, called placoid scales. They have a tough skin. They have tough skin with minute placoid scales. They have a tough skin with minute placoid scales. Clear है? चल, अब यही placoid scales modified होके क्या बनाएंगे? इनका जो teeth है वो बनाएगा। मतलब इसी placoid scales जो है, यही modified version होता है इनके teeth का, राइट। मतलब इनके टीथ नथिंग बट द मॉडिफिकेशन ऑफ प्लैक्वाइड स्केल्स, राइट। तो पॉइंट नंबर 7 क्या लिखेंगे? प्लैक्वाइड स्केल्स मॉडिफाइड इनटू टीथ। प्लैक्वाइड स्केल्स, प्लैक्वाइड स्केल्स modified into what? Into teeth, which are backwardly directed, which are backwardly directed
विच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड। कैसे होगा? इनके पास जो प्लैकॉइड स्केल्स है यही आगे जाके मॉडिफाइड करके क्या बनाते हैं? मॉडिफाइड इनटू टीथ, राइट। और ये टीथ कैसा होता है? बैकवर्डली डायरेक्टेड होता है। कैसा होता है? बैकवर्डली डायरेक्टेड। ये याद रखना, बैकवर्ड मतलब ये हो गया नॉर्मल। अगर ऐसा होता है टीथ तो इसको बोलेंगे फॉरवर्डली डायरेक्टेड। और अगर ऐसे होते हैं, मतलब ये जॉ है, मान लो ये जॉ है और मान लो कि ये एक जॉ है, राइट, ये, और यहाँ पे टीथ जो है वो ऐसा है, तो इसको ना बैकवर्ड है ना फॉरवर्ड है। अगर मान लो टीथ जो है ऐसा है तो इसको हम बोलेंगे फॉरवर्डली डायरेक्टेड टीथ। अगर मान लो टीथ ऐसा है, ऐसा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे बैकवर्डली डायरेक्टेड टीथ। मतलब ये नॉर्मल, ये फॉरवर्डली डायरेक्टेड, दिस इज कॉल्ड बैकवर्डली डायरेक्टेड। तो अगर शार्क के आपने देखा होगा तो शार्क का जो टीथ होता है वो थोड़ा सा ऐसे बेंड, अंदर की तरफ बेंड रहता है, तो इसको कहा जाता है बैकवर्डली डायरेक्टेड टीथ। इसको क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है बैकवर्डली डायरेक्टेड टीथ। नंबर 8 क्या हो जाएगा? पॉइंट नंबर 8, तो ये जो है बेसिकली इनमें जो मतलब कॉन्ड्रिक्थिस में मोस्टली आते हैं शार्क्स, राइट। मोस्टली शार्क्स आते हैं, जैसे डॉग फिश हो गया, आपका ग्रेट व्हाइट शार्क हो गया। तो ये जो होते हैं ये होते हैं प्रिडेशियस। प्रिडेशियस मतलब ये शिकार करना पसंद करते हैं, राइट। ये क्या करते हैं? शिकार करना पसंद करते हैं। इसी वजह से इनको शिकार करना है। शिकार करने के लिए इनका जो जबड़ा है, जो जॉ है, वो बहुत मजबूत होना चाहिए, बिकॉज इनको पकड़ना है, उसको मतलब तोड़फाड़ करना है, जो भी करना है उसे, तो उसके लिए उसका जॉ जो होना चाहिए वो बहुत ज्यादा मजबूत होना चाहिए, राइट। तो इसी को हम लोग लिखेंगे दे आर प्रिडेशियस। दे आर प्रिडेशियस। प्रिडेशियस मतलब जो शिकारी होते हैं, शिकार करना पसंद करते हैं, राइट। प्रिडेशियस, दे आर प्रिडेशियस, thus they have thus they have very strong and powerful very strong and powerful jaws, right? They have very strong and powerful jaws because they are predacious in nature. क्या होते हैं ये लोग? predacious होते हैं, मतलब शिकारी होते हैं, शिकार करना इन्हें पसंद है, राइट। पॉइंट नंबर 9 क्या हो जाएगा? पॉइंट नंबर 9 क्या हो जाएगा? इनके पास जो है, इनके पास एयर ब्लडर नहीं होता है। एयर ब्लडर होता है एक ब्लडर, मतलब इज अ ब्लडर लाइक। ब्लडर मतलब एक ऐसा गुब्बारा लाइक स्ट्रक्चर। दिस इज अ गुब्बारा लाइक स्ट्रक्चर जिसमें हम लोग ये लोग एयर फिल करके, ऑक्सीजन फिल करके रख सकते हैं, राइट। ऑक्सीजन फिल करके रखने से क्या होगा? ये बायोंसी देगा। बायोंसी मतलब ये यहाँ के प्रेशर को रेगुलेट कर सकते हैं, मतलब ये नहीं कर सकते, मतलब जिसमें होते हैं एयर ब्लडर, इनमें तो एयर ब्लडर प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन जिसमें एयर ब्लडर प्रेजेंट होता है, मैं उसका मोटा मोटा एक फंक्शन बताता हूँ कि इनमें ये क्या करते हैं? ऑक्सीजन फिल करके रख देते हैं, और इनका जो प्रेशर है ना, इस प्रेशर को ये लोग रेगुलेट कर सकते हैं, मतलब जिनके पास प्रेजेंट होता है वो रेगुलेट कर सकते हैं। इस प्रेशर को रेगुलेट करके ये क्या करते हैं? कभी पानी के नीचे चले जाते हैं, कभी पानी के ऊपर आ जाते हैं, और बिना डूबे, मतलब अगर ये लोग तैरना बंद भी कर देंगे तब भी नहीं डूबेंगे। क्यों नहीं डूबेंगे? क्योंकि ये क्या करेंगे? अगर मान लो इसको एक फिश है जिसके पास एयर ब्लडर प्रेजेंट है और वो चाहता है कि मैं तैरना नहीं चाहता, मैं थोड़ा सा रेस्ट करना चाहता हूँ, तो वो क्या करेगा? वो कुछ नहीं करेगा। वो क्या करेगा? इसके अंदर पूरी की पूरा ऑक्सीजन भर के रख देगा, पूरा ऑक्सीजन, मतलब प्रेशर ज्यादा रख देगा। इससे क्या होगा? उसका बायोंसी जो है, मतलब वो तैरने का जो क्षमता होता है, बायोंसी तैरने का जो क्षमता होता है, वो कांस्टेंट रहेगा, वो डूबेगा नहीं। लेकिन जिसमें मान लो ये एयर ब्लडर प्रेजेंट नहीं है, तो वो क्या करेंगे? वो तो उनको तो तैरना ही पड़ेगा। तो जिनमें एयर ब्लडर प्रेजेंट नहीं है वो ऑक्सीजन कहाँ स्टोर करके नहीं रख पाएंगे, तो उनको क्या करना पड़ेगा? कॉन्टिन्यूसली उन्हें तैरना पड़ेगा, राइट। तभी वो लोग, मैं थोड़ा सा पंछी का स्टाइल दिखा दिया, चलो जो भी है, तो उनको कंटिन्यूसली क्या करना पड़ेगा? उनको कंटिन्यूसली तैरना पड़ेगा, राइट, जिनके पास एयर ब्लडर नहीं है, राइट। और इनके पास क्या होता है? इनके पास कॉन्ड्रिक्थिस के पास एयर ब्लडर प्रेजेंट नहीं होता है। तो उसी चीज को हम लोग लिखेंगे ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एयर ब्लडर, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एयर ब्लडर, they have to swim
constantly to avoid sinking, to avoid sinking। अगर इन्हें डूबने से बचना है तो इन्हें क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूअसली इन्हें तैरते रहना होगा। क्यों तैरते रहना होगा, बिकॉज इनके पास जो है एयर ब्लडर प्रेजेंट नहीं है, राइट। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एयर ब्लड, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एयर ब्लडर दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग, अगर इन्हें डूबने से बचना है तो इन्हें क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूअसली तैरते रहना पड़ेगा, बिकॉज इनके पास जो है एयर ब्लैडर जो है वो प्रेजेंट नहीं है, राइट। चलो आई होप आपको चीजें समझ में आ रहा होगा जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। आप आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही होगी, राइट। तो चलो ठीक है, पॉइंट नंबर 10 क्या होगा, पॉइंट नंबर 10 क्या होगा, द हार्ट इज टू चेम्बर, ये तो हमें पहले से ही पता है। द हार्ट इज टू चेम्बर्ड, द हार्ट इज टू चेम्बर्ड मतलब one auricle and one ventricle, one auricle and one ventricle, राइट। एक ऑरिकल होगा, एक वेंट्रिकल होगा, राइट। पॉइंट नंबर 11 क्या हो जाएगा, पॉइंट नंबर 11 हो जाएगा some of them have, just a minute, some of them have electric organs, मतलब ये अपने शरीर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स। एग्जाम्पल्स क्या हो जाएगा, बोलो। एग्जाम्पल्स हो जाएगा टॉर्पेडो, क्या हो जाएगा, टॉर्पेडो, राइट, टॉर्पेडो। some of them have poison sting, किसी में स्टिंग प्रेजेंट होगा, पॉइजनस स्टिंग प्रेजेंट होगा। एग्जाम्पल्स क्या हो जाएगा, बोलो। एग्जाम्पल हो जाएगा ट्राइगॉन, क्या हो जाएगा, ट्राइगॉन, क्या हो जाएगा, ट्राइगॉन, क्लियर। पॉइंट नंबर 13 क्या हो जाएगा, बोलो। पॉइंट नंबर 13, दे आर पोइकिलोथर्मल, राइट। दे आर cold blooded और poikilothermal। अब ये poikilothermal का मतलब क्या होता है, poikilothermal का मतलब दो टर्म होता है, एक होता है poikilothermal, राइट, कोल्ड ब्लडेड, और poikilothermal एक होता है होम्योथर्मल, राइट। जैसे हम लोग है होम्योथर्मल मतलब क्या होता है कि हम लोग किसी भी एनवायरनमेंट में अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें अगर किसी गर्म जगह में डाल दिया जाए तो क्या होगा, अचानक से हम लोग देखेंगे, हम लोग पसीना आना स्टार्ट होगा। तो पसीना क्यों आ रहा है, पसीना इसलिए आ रहा है कि पसीना जब आएगा शरीर में, और शरीर से जब पसीना इवेपोरेट होगा ना, तो एक चीज होता है जब जो आप फिजिक्स में या केमिस्ट्री में पढ़ेंगे आगे जाके, दैट इज लैटेंट हीट। तो ये क्या करेगा, ये लैटेंट हीट कहाँ से लेगा, शरीर से लेगा। तो शरीर क्या होगा, जैसे जैसे हमारा जो स्वेट है या जो हमारा पसीना है वो जैसे जैसे इवेपोरेट करेगा, क्या होगा, लैटेंट हीट की वजह से बॉडी टेम्परेचर जो है वो कूल डाउन होता रहेगा। तो अंदर बाहर का मौसम कैसा है, गर्म है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें पसीना आ रहा है। पसीना क्यों आ रहा है, ताकि पसीना इवेपोरेट हो सके और लैटेंट हीट कहाँ से ले सके, हमारे बॉडी से ले सके, और हमारा बॉडी जो होगा उसका क्या होगा, उसका टेम्परेचर कूल डाउन हो जाएगा, राइट। इसी वजह से जब गर्मी होती है बहुत ज्यादा तो हमें पसीना आता है, ताकि हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो रेगुलेट हो सके। मान लो किसी ठंडी जगह पे हमको लेके डाल दिया जाए तो हमें शिवरिंग होगी। क्यों शिवरिंग होगी, मतलब हम लोग कांपना स्टार्ट करेंगे। क्यों कांपना स्टार्ट करेंगे, बिकॉज जैसे जैसे हम कांपेंगे उतना ज्यादा
शरीर के अंदर गर्माहट पैदा होगा, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर जो है वो ठंडा है, लेकिन शरीर को मुझे गर्म रखना है, तो क्या होगा, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें शिवरिंग की वजह से हमें शरीर के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होगा, गर्माहट प्रोड्यूस होगा। तो देखा क्या हुआ कि जहां गर्म जगह पे हमने अपने बॉडी को रखा, तो वहां पे बॉडी क्या होगा, गर्म की वजह से ठंडा हो गया। बॉडी जो है, बॉडी अपने आप को ठंडा करने की कोशिश कर रहा है, और अगर ठंडी जगह पे रख रहे हैं तो हमारा बॉडी क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है उसे गर्म करने की। तो दिस इज कॉल्ड होम्योथर्मल, मतलब अब हम अपना जो बॉडी टेम्परेचर है उसको हम लोग रेगुलेट कर सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग प्रोसेस से रेगुलेट कर सकते हैं। जैसे हम लोगों को गर्मी में रख दिया जाए तो पसीना आएगा, तो वो एक प्रोसेस हो गया। अगर ठंडी में रख दिया जाए तो हमें शिवरिंग होगी, या हम लोग कांपना स्टार्ट करेंगे, तो वो एक प्रोसेस हो गया। तो ये प्रोसेस के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड होम्योथर्मल। लेकिन ये क्या है, दे आर कोल्ड ब्लडेड और पॉइकिलोथर्मल, मतलब ये क्या कर सकते हैं, ये अपने बॉडी टेम्परेचर को जो है रेगुलेट नहीं कर सकते, ये अपने बॉडी टेम्परेचर को जो है रेगुलेट नहीं कर सकते। तो विद इन ब्रैकेट लिखेंगे, दे कैन नॉट रेगुलेट, पॉइकिलोथर्मल का मतलब क्या है, दे, विद इन ब्रैकेट लिखेंगे, दे कैन नॉट रेगुलेट, they cannot regulate their body temperature, they cannot regulate their body temperature। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये लोग अपना जो बॉडी टेम्परेचर है इसको रेगुलेट नहीं कर सकते, राइट, कांस्टेंट रहता है बॉडी टेम्परेचर, राइट। पॉइंट नंबर 14 क्या हो जाएगा, बोलो। पॉइंट नंबर 14 हो जाएगा, सेक्सेस आर सेपरेट। क्या हो जाएगा, सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सेस आर सेपरेट। सेक्सेस आर सेपरेट का मतलब क्या होगा, ये लोग यूनिसेक्सुअल होंगे, मतलब मेल जो है वो अलग होगा, फीमेल जो है वो अलग होगा, राइट। सेक्सेस आर सेपरेट। चलो यहाँ पे लिख दे, नहीं चलो दूसरे पेज पे लिखते हैं, इसको मिटा देते हैं। पॉइंट नंबर 15 क्या हो जाएगा, पॉइंट नंबर 15 हो जाएगा, इन मेल्स pelvic fin bear claspers, pelvic fin bear claspers, राइट। सबसे पहले तो क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि भाई पेल्विक फिन क्या है और ये क्लैस्पर क्या चीज है, राइट। तो अगर हम लोग मछली को ड्रॉ करेंगे, इस डायग्राम को प्लीज ड्रॉ कर लीजिए, बिकॉज मछली में कितने टाइप के फिन्स होते हैं इसका एक मोटा मोटा आइडिया आपके पास होना चाहिए। अगर आप कॉन्ड्रिक्थिस एंड ऑस्ट्रिक्थिस को पढ़ रहे हैं, पाइसेस को पढ़ रहे हैं, तो आपके पास एक मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए कि कौन से फिन को क्या बोला जाता है। हम लोग डिटेल स्ट्रक्चर स्टडी में नहीं जाएंगे, डोंट वरी अबाउट इट। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक मोटा मोटा आइडिया लेंगे, ओके। चलो ओके, चलो हम लोग ड्रॉ करते हैं। मान लो ये एक फिश है, मान लेते हैं कि ये क्या है, ये एक फिश है, राइट राइट। तो ये तो हो गया उसका नॉर्मल जो फिन होता है पीछे की तरफ, वो हो गया, राइट। ये इसका आगे वाला हिस्सा है और इसका आँख है, मान लेते हैं, राइट। मतलब नॉर्मल ड्राइंग करते हैं, मुझे तो उतना अच्छा ड्राइंग नहीं आता है, फिर भी आप भी थोड़ा सा नॉर्मली करने की कोशिश। ये एक मान लो फिन है इनके पास, इस फिन को क्या बोलेंगे, राइट। मान लो ये एक फिन है इनके पास और ये एक फिन है इनके पास, राइट। सॉरी, थोड़ा सा उल्टा ड्रॉ कर दिया मैंने। ये एक फिन है इनके पास, यहाँ भी एक फिन है इनके पास, यहाँ मान लो एक फिन है इनके पास, राइट। ये सारे फिन है इनके पास। तो ये माउथ के ठीक पास ही जो फिन होगा, इस फिन को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पेक्टोरल फिन। क्या बोलेंगे, पेक्टोरल फिन। क्या बोलेंगे, पेक्टोरल फिन। ये जो मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम के आसपास, मतलब ये पेट के आसपास हमारे इस वाले पोर्शन को क्या बोला जाता है, इस वाले के पोर्शन को पेल्विक रीजन बोला जाता है, बोला जाता है ना पेल्विक रीजन,
अगर आप नहीं जानते हैं तो हम लोग जब फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, ह्यूमन फिजियोलॉजी, तब हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। तो इसको बोलेंगे पेक्टोरल फिन। इस फिन को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे पेल्विक फिन। क्या बोलेंगे? पेल्विक फिन, राइट। इस वाले फिन को क्या बोलेंगे? ये एनस के आसपास होगा, तो इस वाले फिन को हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे एनल फिन। क्या बोलेंगे? एनल फिन या एनस फिन। एनल फिन या एनस फिन बोलेंगे, राइट। ये हो गया पेक्टोरल फिन, माउथ के आसपास। बीच में हो गया आपका पेल्विक फिन, पेल्विक फिन, और उसके बाद हो गया एनल फिन और एनस फिन। और इसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसे? ये अगर बेस है तो ये क्या वेंट्रल है, तो ये क्या होगा? डॉर्सल होगा, तो इसको बोलेंगे डॉर्सल फिन। क्या बोलेंगे? डॉर्सल फिन। और ये जो नॉर्मल फिन होता है, जो सब में प्रेजेंट होता है, इसको क्या बोलेंगे? कॉडल फिन। कॉडल फिन, CAUDAL, कॉडल फिन, राइट। तो ये कुछ टाइप के, पांचों टाइप के फिन्स एक फिश में देखे जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि हर एक फिन देखेंगे हर एक फिश में। हो सकता है किसी में पेल्विक फिन और डॉर्सल फिन प्रेजेंट हो, एनल फिन प्रेजेंट ना हो सकता है किसी में पेक्टोरल फिन प्रेजेंट ना हो सकता है किसी में पेक्टोरल फिन आगे जाके विंग्स की तरह मॉडिफाइड कर जाए, जैसे हम लोग देखेंगे आगे जाके फ्लाइंग फिश, जिसको एक्सोसिटस कहते हैं, राइट। एक्सोसिटस जो ऑस्टिकथिस में आता है, उसमें हम लोग क्या देखेंगे कि पेक्टोरल फिन जो है आगे जाके मॉडिफाइड होके क्या बना देगा? एक विंग लाइक स्ट्रक्चर बना देगा। दिस इज व्हाई दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड फ्लाइंग फिश, राइट। तो ये मोटा मोटा कुछ टाइप के फिन्स फिश में देखे जाते हैं। ये जो माउथ के पास होते हैं इसको बोला जाता है पेक्टोरल फिन। जो इस पेट के पास होता है इसको बोला जाता है पेल्विक फिन। ये जो होता है एनस के आसपास, इसको बोला जाता है एनल फिन। उसके बाद जो नॉर्मल सभी फिश में प्रेजेंट होता है दैट इज कॉडल फिन। एंड ये जो ऊपर वाले हिस्सा में जो प्रेजेंट होता है फिन, इसको बोला जाता है डॉर्सल फिन। तो ये है एक मोटा मोटा आइडिया अबाउट फिन्स ऑफ फिशेस, राइट। ये आइडिया थोड़ा सा आप ड्रॉ कर लीजिएगा, बिकॉज ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी में नहीं है, राइट। चलो, तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि इनका जो पेल्विक रीजन है, पेल्विक फिन, अब पता चलेगा कि पेल्विक फिन क्या है। इन मेल्स पेल्विक फिन बेयर क्लैस्पर्स। अब ये क्लैस्पर्स का मतलब क्या होता है? क्लैस्पर्स का मतलब होता है कि ये एपेंडेजेस इज लाइक एपेंडेजेस, क्लैस्पर इज लाइक एपेंडेजेस। ये क्या काम करता है? ये क्या करता है कि जब सेक्सुअल मीटिंग होता है, मतलब इनमें क्या देखा हमने? सेक्स अलग होता है, सेक्स से सेपरेट, मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है। तो क्या होगा? सेक्सुअल मेटिंग होगा, तभी ना आगे जाके बच्चा होंगे, राइट। तो सेक्सुअल मेटिंग के दौरान या कपुलेशन के दौरान ये लोग क्या करते हैं? ये मेल जो है ये फीमेल को पकड़ने में हेल्प करता है, ये क्लैस्पर। दिस इज नथिंग बट मान लो कि ये मेल का अगर पेल्विक फिन है, मान लो ये पेल्विक फिन का रीजन है, तो यहाँ पे ऐसे दो एपेंडेजेस देखे जाएंगे, ऐसे दो एपेंडेजेस देखे जाएंगे। ये एपेंडेजेस क्या करेंगे? जस्ट अ मिनट, एक पेन लेता हूं। मान लो कि ये एक फीमेल है, तो क्या करेगा? ये दो एपेंडेजेस क्या करेंगे? इस फीमेल को ड्यूरिंग सेक्सुअल मेटिंग ये पकड़ने में हेल्प करेगी, इसको पकड़ने में, टू होल्ड फीमेल, इट हेल्प्स टू होल्ड फीमेल ड्यूरिंग कॉपुलेशन, राइट। तो उसी चीज को हम लोग लिखेंगे क्लैस्पर्स। व्हाट इज क्लैस्पर? जस्ट अ मिनट, ये तार बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। व्हाट इज क्लैस्पर? तो क्लैस्पर में लिखेंगे इट इज pelvic appendages help to hold female during copulation। copulation का मतलब होता है ड्यूरिंग मेटिंग। तो क्या करते हैं? इट इज नथिंग बट अ पेल्विक appendage, दिस इज नथिंग बट appendage which help to hold the female during copulation, right। इस चीज को विद इन ब्रैकेट लिख लीजिए, बिकॉज ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है। क्लियर? एंड फाइनली क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? फर्टिलाइजेशन होगा इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? फर्टिलाइजेशन जो है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। एंड मोस्ट ऑफ देम are what? Most of them are viviparous। most of them are
वीवी पेरस। हमने क्या पढ़ा था, ओविपेरस पढ़ा था। ओविपेरस मतलब क्या होता है, जो अंडे देते हैं। वीवीपेरस मतलब होता है क्या, जो अंडे नहीं देते हैं, जो लार्वा के थ्रू फॉर्मेशन होता है, जो डायरेक्ट मतलब बच्चे को जन्म देता है, मतलब जिंदा बच्चे को जो जन्म देता है, राइट। जैसे आप देखेंगे वीवीपेरस का मतलब होता है जो जिंदा बच्चे को, मतलब एक होता है ना कि अंडे दे दिया फिर अंडे से चूजा निकला, नहीं ऐसा नहीं होता है। या फिर उन्होंने लार्वा फॉर्म किया फिर लार्वा से एडल्ट हुआ, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, नो। यहाँ पे डायरेक्ट क्या होगा, डायरेक्ट मदर के अंदर, मदर के वुम्ब में क्या होगा, बच्चा रहेगा और बच्चा जो है वो डायरेक्ट जिंदा बाहर निकलेगा, राइट। तो इसी को कहा जाता है वीवीपेरस। विद इन ब्रैकेट लिखेंगे, दे, ये वीवीपेरस का मतलब लिखेंगे, दे ब्रिंग forth their young alive, मतलब ये लोग जिंदा बच्चे को जन्म देते हैं। तो क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन क्या हो जाएगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एंड मोस्ट ऑफ देम आर वीवीपेरस। मोस्ट ऑफ देम क्या होंगे, मोस्ट ऑफ देम आर वीवीपेरस। क्लियर है। चल अब कुछ कॉमन मेंबर्स देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, कुछ कॉमन मेंबर्स देख लेते हैं। इसको थोड़ा सा अलग वे में याद रखने की कोशिश कीजिएगा, इसको थोड़ा सा अलग वे में याद रखने की कोशिश कीजिएगा। इसको ऐसे मत कीजिएगा कि जैसे पहले साइंटिफिक नेम पढ़ते हैं फिर कॉमन नेम पढ़ते हैं, वैसे मत याद रखिएगा। इसको पहले कॉमन नेम जानिए, उसके बाद उसका साइंटिफिक नेम लिखिए, तो आसानी होगी। कॉमन मेंबर्स कौन कौन हो जाएंगे, बोलो। कॉमन मेंबर्स, तो कॉमन मेंबर्स क्या हो जाएंगे, सबसे पहला क्या हो जाएगा, डॉगफिश, फिश क्या हो जाएगा, दूसरा ग्रेट वाइट शार्क, राइट। उसके बाद क्या हो जाएगा, बोलो। उसके बाद हो जाएगा शॉ फिश। उसके बाद क्या हो जाएगा, बोलो। स्टिंगरे। और एक और एक्स्ट्रा में लिखा रहा हूं, दैट इज इलेक्ट्रिक रे। इसका साइंटिफिक नेम दिया गया है लेकिन कॉमन नेम आपके एनसीईआरटी में नहीं बताया गया है, लेकिन हम लोग लिख देते हैं, राइट। एक हो जाएगा स्टिंगरे, दूसरा हो जाएगा इलेक्ट्रिक रे। क्लियर। डॉग फिश को क्या बोला जाता है, डॉग फिश को बोला जाता है स्कोलियोडॉन। क्या बोला जाता है, स्कोलियोडॉन, राइट। ग्रेट व्हाइट शार्क को क्या बोला जाता है, कैरकेरियोडॉन, कैरोडॉन, CARCHARODON, कैरोडॉन, राइट। शॉफिश को क्या बोला जाता है, प्रिस्टिस, प्रिस्टिस। स्टिंगरे को क्या बोला जाता है, बोलो। कुछ ही देर पहले हम लोग पढ़ा थे, पॉइजन स्टिंग प्रेजेंट होता है किसमें, ट्राइगॉन में। किसमें होता है, ट्राइगॉन में। तो ट्राइगॉन को क्या बोला जाता है, स्टिंगरे। और इलेक्ट्रिक रे किसे कहा जाता है, बोलो। इलेक्ट्रिक ऑर्गन किसमें प्रेजेंट था, टॉर्पेडो में। तो किसको इलेक्ट्रिक रे बोला जाएगा, इलेक्ट्रिक बोला जाता है टॉर्पेडो को। किसे, टॉर्पेडो, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक रे। ये वाला आपके एनसीईआरटी में नहीं था, मैंने एक्स्ट्रा लिखा दिया है, राइट। तो हो गया डॉगफिश, हो गया आपका ग्रेट व्हाइट शार्क, हो गया शॉफिश, हो गया स्टिंगरे, हो गया आपका इलेक्ट्रिक रे, हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट क्लास कॉन्ड्रिक्थिस, राइट। दिस इज ऑल अबाउट क्लास कॉन्ड्रिक्थिस। क्लियर है, क्लियर। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग क्लास 2 को भी यहाँ पे पढ़ लेते हैं, दैट इज ऑस्ट्रिक्थिस। बिकॉज एक बार कॉन्ड्रिक्थिस आपने पढ़ लिया तो ऑस्ट्रिक्थिस पढ़ने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत इजीली हो जाएगा। तो ऑस्ट्रिक्थिस को भी कंप्लीट कर देते हैं। चलो हेडिंग डाल दीजिए, क्लास ऑस्ट्रिक्थिस। दोनों ही सुपर क्लास पाइसेस के अंदर आते हैं। ये क्लास कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्ट्रिक्थिस दोनों ही क्लास सुपर क्लास पाइसेस के अंदर आते हैं। क्लास 1 क्या पढ़ा हमने,
कॉन्ड्रिक्थिस, और क्लास 2 क्या पढ़ेंगे? ऑस्टिक्थिस। क्या पढ़ेंगे? ऑस्टिक्थिस। ऑस्टिक्थिस, राइट। सबसे पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, बोलो? सबसे पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? सबसे पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? इट इंक्लूड्स, अब इजी रहेगा, अगर आपने ऑस्ट्रिक कॉन्ड्रिक्थिस अच्छे से पढ़ लिया तो ऑस्ट्रिक्थिस समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, डोंट वरी। इट इंक्लूड्स मरीन एंड फ्रेश वाटर, इट इंक्लूड्स मरीन एंड फ्रेश वाटर फिशेस। मतलब हमने क्या देखा था कॉन्ड्रिक्थिस में कि सिर्फ और सिर्फ मरीन फिशेस पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे मरीन भी होंगे और फ्रेश वाटर भी होंगे विथ स्ट्रीमलाइन बॉडी, सेम विथ स्ट्रीमलाइन बॉडी। स्ट्रीमलाइन बॉडी, स्ट्रीमलाइन बॉडी किसे कहते हैं? ऐसा बॉडी का डिजाइन जो फ्रिक्शनल ड्रैग को कम कर दे उसे कहा जाता है स्ट्रीमलाइन बॉडी, राइट। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? ऑस्टिक्थिस, तो नाम में ही ऑस्टो वर्ड कहाँ से आता है? बोन का मतलब होता है ऑस्टो, बायोलॉजी में बोन को क्या कहा जाता है? ऑस्टो बोला जाता है, राइट। तो इसी वजह से क्या होगा, हमने क्या देखा था, उनका जो एंडोस्केलेटन है वो क्या था? कार्टिलेजिनस, इसी वजह से कॉन्ड्रिक्थिस। ये क्या है? ऑस्टिक्थिस, मतलब बोनी एंडोस्केलेटन। सो दे हैव, क्या हो जाएगा दूसरा पॉइंट? दे हैव बोनी एंडोस्केलेटन। दे हैव व्हाट? दे हैव बोनी एंडोस्केलेटन। दे हैव बोनी एंडोस्केलेटन, राइट। थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, बोलो? थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा? द माउथ इज टर्मिनल इन पोजिशन। टर्मिनल इन पोजिशन, अब बताने की जरूरत नहीं है कि टर्मिनल पोजिशन किसे कहा जाता है, बिकॉज ऑलरेडी हम लोग ने डायग्राम को ड्रॉ करके देख लिया था। तो माउथ इज टर्मिनल इन पोजिशन, क्लियर। फोर्थ क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा they have four pairs of gills. They have 4 pairs of gills which are covered by an operculum. इनमें operculum प्रेजेंट होता है, मतलब गिल कवर प्रेजेंट होता है, operculum on each side. क्लियर है? इस पॉइंट को बड़े अच्छे से याद रखना। They have 4 pair of gills which are covered by an operculum on each side. क्लियर? चल, पॉइंट नंबर 5 क्या हो जाएगा? पॉइंट नंबर 5 क्या हो जाएगा? द स्किन इज कवर्ड विथ, उनमें कौन सा वाला स्केल्स प्रेजेंट है? प्लैक्वाइड स्केल्स प्रेजेंट है। इनमें क्या होगा? इन्हें 2 टाइप के स्केल्स देखे जाते हैं, या तो इनमें आपके साइक्लॉइड स्केल्स प्रेजेंट होगा या फिर टिनॉइड स्केल्स प्रेजेंट होगा, राइट। द स्किन इज covered with cycloid or tinoid scales. साइक्लॉइड स्केल्स भी हो सकते हैं या टिनॉइड स्केल्स भी हो सकते हैं, साइक्लॉइड और टिनॉइड स्केल्स। अब ये साइक्लॉइड स्केल्स टिनॉइड स्केल्स देखते कैसे हैं, तो यहाँ पे एक इसको मिटा के यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। चलो, साइक्लॉइड स्केल्स कैसा दिखता है या टिनॉइड स्केल्स कैसा दिखता है, इसको थोड़ा सा हम लोग ड्राइंग के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। आप ड्राइंग इसके नीचे बनाना, मेरा जगह नहीं है इसी वजह से मैं यहाँ बना रहा हूँ, राइट। साइक्लॉइड स्केल्स कैसे दिखते हैं? साइक्लॉइड स्केल्स कुछ ऐसे दिखते हैं, इस टाइप के, बीच में एक सेंटर होता है। साइक्लॉइड मतलब ये बहुत बड़े बड़े सर्कल, दिस इज नथिंग बट सर्कल्स। साइक्लॉइड का मतलब क्या है? साइक्लॉइड का मतलब है नथिंग बट सर्कल्स,
ऐसा, सिर्फ और सिर्फ सर्कल दिखेगा आपको और कुछ नहीं। साइक्लॉइड मतलब सर्कल, याद रखना। This is called cycloid scale. This is called what? This is called cycloid scale. अब टीनॉइड स्केल्स कैसा दिखता है? टीनॉइड स्केल्स कुछ ऐसा दिखता है। मेरे साथ ड्रॉ करो आप भी। ड्राइंग से बहुत सारी चीज़ें हमें याद रह जाती है, जो मैंने बहुत बार आपको बोला है। ये टीनॉइड स्केल को स्टीनॉइड स्केल्स क्यों कहा जाता है? स्टीनॉइड स्केल को इसी वजह से टीनॉइड स्केल कहा जाता है स्टीनॉइड स्केल्स को इसी वजह से टीनॉइड स्केल्स कहा जाता है इन्हें, राइट? बिकॉज यहाँ पे छोटे छोटे स्पाइक लाइक चीज़ प्रेजेंट होता है, ऐसे 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 ऐसे। दिस इज कॉल्ड, ये डिस्टिंग्विश बहुत इजीली आप कर सकते हैं। आप अगर इस नॉर्मल देखेंगे तो इसको बोलेंगे साइक्लॉइड स्केल्स। अगर यहाँ पे आपको ऐसे 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 दिख जाए तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? टीनॉइड स्केल्स। क्या बोलेंगे इसे? टीनॉइड स्केल्स, राइट? तो इनमें क्या हो सकता है? इनमें जो बॉडी होता है, स्किन जो है, किससे कवर रहता है? या तो साइक्लॉइड स्केल से कवर रहेगा या फिर आपके टीनॉइड स्केल से कवर रहेगा। क्लियर? क्लियर? चलो पॉइंट नंबर 6 देखते हैं। पॉइंट नंबर 6 देखते हैं। तो इनमें क्या होता है? इनमें जो है एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है। दे हैव एयर ब्लैडर, दे हैव एयर ब्लैडर्स which regulate buoyancy, राइट? इनमें एयर ब्लैडर जो है प्रेजेंट होता है और एयर ब्लैडर का काम ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया है, राइट? 7 पॉइंट क्या हो जाएगा? पॉइंट नंबर 7 एयर ब्लैडर के बाद बोलो। इनका जो हार्ट है वो कैसा रहेगा? जो हार्ट है वो क्या होगा? हार्ट इज 2 चेम्बर, सेम। हार्ट इज 2 चेम्बर, मतलब 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल। एक ऑरिकल होगा और एक वेंट्रिकल होगा। नंबर 8 क्या हो जाएगा? दे आर कैसे होंगे? दे आर कोल्ड ब्लडेड और पॉइकिलोथर्मल दे आर कोल्ड ब्लडेड और पॉइकिलोथर्मल। सेम, मतलब ये अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते,
एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है बायंसी रिपेयर करने के लिए, एयर हार्ट इज 2 चेम्बर्ड, दे आर कोल्ड ब्लडेड, राइट। पॉइंट नंबर 9 क्या हो जाएगा, सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सेस आर सेपरेट, मतलब सेक्सेस जो है वो क्या होगा, वो सेपरेट होगा, क्लियर। पॉइंट नंबर 10 क्या हो जाएगा, सेक्सेस आर सेपरेट के बाद, सेक्सेस आर सेपरेट। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और क्या होगा 11, पॉइंट नंबर 11 क्या होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और इनमें क्या होता है, मोस्ट ऑफ देम आर व्हाट, मोस्ट ऑफ देम आर ओवीपेरस, क्या हो जाएगा, ओवीपेरस। ओवीपेरस का मतलब होता है जो अंडे देते, ओवीपेरस विथ डायरेक्ट डेवलपमेंट, विथ डायरेक्ट डेवलपमेंट, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन थोड़ा सा हो सकता है, तो इस चीज़ को जरा अच्छे से याद रखना। यहाँ पे ओवीपेरस और डायरेक्ट डेवलपमेंट थोड़ा सा कॉन्ट्रा लग सकता है, कभी कभी आपको लग सकता है कि ओवीपेरस का मतलब होता है अंडे देते हैं, तो अंडे दे रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, लार्वा स्टेज तो होगा, लार्वा स्टेज तो होगा नहीं, तो इनमें लार्वा स्टेज नहीं होता है, इनमें अंडे से जो आपका यंग वन निकलता है वो आगे जाके एडल्ट बनता है, लेकिन लार्वा स्टेज प्रेजेंट नहीं होता है, इनका जो डेवलपमेंट होता है वो डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, राइट। एयर ब्लैडर्स which regulate the buoyancy, heart is 2 chambered, they have cold blooded animals, poikilothermus, sexes are separate, external fertilization, most of them are oviparous with direct development, क्लियर। इसी वजह से मैंने कहा था कि ऑस्टिक्थिस को कॉन्ड्रिक्थिस के साथ ही कर लेते हैं, इसी वजह से मैंने करा दिया, बिकॉज अगर आपको कॉन्ड्रिक्थिस आ चुका है तो ऑस्टिक्थिस में एक्स्ट्रा कुछ इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगा, राइट। और इसको कंपेयर करके ही पढ़ना होता है, क्लियर। चल अब इसके कॉमन मेंबर्स देख लेते हैं। इसके कुछ कॉमन मेंबर्स देख लेते हैं, क्या करेंगे इसके कॉमन मेंबर्स। तो हमने क्या पढ़ा था, ये लोग कैसे हो सकते हैं, ये लोग आपके मरीन हो सकते हैं, तो मरीन में कौन कौन आ जाएगा बोलो, मरीन में आपका आ जाएगा फ्लाइंग फिश, और आपका कौन आ जाएगा, फ्लाइंग फिश, और आपका आ जाएगा सी हॉर्स, क्या आ जाएगा, सी हॉर्स, राइट। फ्लाइंग फिश को क्या बोला जाता है, फ्लाइंग फिश को बोला जाता है एक्सोसीटस, फ्लाइंग फिश। और इसको क्या बोला जाता है, सी हॉर्स को हिप्पोकैम्पस, राइट। एक्सोसीटस में क्या होता है, पेक्टोरल फिन जो होता है वो मॉडिफाइड होता है विंग लाइक स्ट्रक्चर में, तो यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं पेक्टोरल फिन मॉडिफाइड इनटू, हमने बताया था पेक्टोरल फिन किसे कहा जाता है, पेक्टोरल फिन मॉडिफाइड इनटू विंग लाइक स्ट्रक्चर, राइट। पेक्टोरल फिन मॉडिफाइड इनटू विंग लाइक स्ट्रक्चर। और हिप्पोकैम्पस में क्या होता है, हिप्पोकैम्पस में ब्रूड स्पाउस देखा जाता है, ब्रूड pouch in male where female lays their eggs। ज़्यादातर क्या दिखा रहे हैं हमने, ज़्यादातर हमने यही देखा है कि फीमेल जो होता है वो जो है वो अंडे को कैरी करता है, यही देखा है अब तक हमने। लेकिन हिप्पोकैम्पस में क्या होता है, हिप्पोकैम्पस में ब्रूड स्पाउच देखा जाता है मेल में, इसमें ब्रूड स्पाउच क्या देखा जाता है, ब्रूड स्पाउच देखा जाता है मेल में,
एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है। मान लो ये हिपोकैम्पस है, कैसे ड्रॉ करूं यार, मुझे नहीं आता है, मान लो, फिर भी मान लो, चलो हॉर्स जाता तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है, चलो कुछ भी जो भी है, ऐसे मान लो ये हिपोकैम्पस है, मान लो हिपोकैम्पस है। तो यहाँ पे इस पेक्टोरल यहाँ पे एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है इनके पास, दिस इज पाउच लाइक स्ट्रक्चर, ऐसा एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस पाउच लाइक स्ट्रक्चर में अंडे रहते हैं। ये अंडे आए कहाँ से? ये अंडे फीमेल आके देते हैं इस ब्रूड पाउच के अंदर, राइट। ब्रूड पाउच इन मेल, तो ये किस में देखा जाता है? ब्रूड पाउच मेल में देखा जाता है। वेयर फीमेल लेज देयर एग, मतलब ब्रूड पाउच के अंदर फीमेल आके अपने अंडे जो है वो देती है और मेल जो है वो अंडे को कैरी करती है। अब तक हमने क्या देखा है? अब तक हमने देखा है सिर्फ और सिर्फ फीमेल जो है वही जो है अंडे को कैरी करता है। लेकिन पहली बार हमने क्या देखा? पहली बार हमने देखा कि मेल जो है वो एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जिसको बोला जाता है ब्रूड पाउच, जिसके अंदर वो एग्स को कैरी कर रहा है। क्लियर? चलो, दिस इज ऑल अबाउट मरीन। और हमने क्या देखा मरीन के अलावा? फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, तो फ्रेश वाटर देख लेते। चलो, कॉमन नेम पहले लिखेंगे, उसके बाद हम लोग साइंटिफिक नेम लिखेंगे, इससे इजी होगा हमें। फ्रेश वाटर, जस्ट अ मिनट, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। फ्रेश वाटर में कौन आ जाएगा? फ्रेश वाटर में आपका आ जाएगा रोहू, और कौन आएगा? और आपका आएगा कातला, और क्या आएगा? और आएगा आपका मागुर, राइट। रोहू का क्या साइंटिफिक नेम हुआ है? लेबियो, लेबियो रोहिता, लेबियो। कातला का क्या बोला जाए? इसको कातला ही बोला जाता है, बट सी हो जाता है, CATLA, कातला, राइट। मागुर को क्या बोला जाए? क्लैरियस, CLARIAS, क्लैरियस, मागुर, राइट। दिस इज ऑल अबाउट फ्रेश वाटर। और क्या होता है? और कुछ एक्वेरियम में रखने वाले भी फिश इसमें पाए जाते हैं, तो हेडिंग डालेंगे एक्वेरियम, एक्वेरियम। एक्वेरियम, राइट। एक्वेरियम में कौन से टाइप के फिश पाए जाते हैं? एक हो जाता है आपका फाइटिंग फिश, फाइटिंग फिश। और एक क्या होता है? एक होता है फाइटिंग फिश, दूसरा होता है आपका क्या? एंजल फिश, एंजल फिश। फाइटिंग फिश का साइंटिफिक नेम क्या है? बेट्टा, BETTA, बेट्टा। और एंजल फिश का साइंटिफिक नेम क्या है? टेरोफाइलम, P साइलेंट है, देन उसके बाद TEROPHYLLUM, टेरोफाइलम, राइट। क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट कॉन्ड्रिक्थिस एंड ऑस्टेक्थिस। क्लियर है? कॉन्ड्रिक्थिस में एक चीज आप ऐड कर सकते हैं, हालांकि आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा उसे ऐड कर सकते हैं। तो इसको मिटा के हम लोग लिखते हैं, मिटा देते हैं इसको, फिर लिखते हैं क्या? कॉन्ड्रिक्थिस में एक चीज आप ऐड कर सकते हैं, कॉन्ड्रिक्थिस में एक चीज आप क्या ऐड कर सकते हैं, दैट इज एम्पुला ऑफ लॉरेंजी। व्हाट इज एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी, लॉरेंजिनी। व्हाट इज एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी? ये जो कॉन्ड्रिक्थिस जो फिशेस होते हैं उनके जो हेड होता है, हेड के दो, मतलब एक हेड के दो साइड में, दोनों ही साइड में एक रीजन होता है जिसको बोला जाता है एम्पुला ऑफ लॉरेंजी। ये किस में हेल्प करता है? ये हेल्प करता है टू डिटेक्ट द टेम्परेचर फ्लैक्चुएशन इन द सराउंडिंग वाटर, राइट। तो क्या लिखेंगे? इट हेल्प्स टू डिटेक्ट, इट हेल्प्स टू
detect, it helps to detect the, it helps to detect the change in, detect the change in temperature, it helps to detect the change in temperature, helps to detect the change, detect the change in temperature of the surrounding water, the surrounding water। तो जैसे कि हमने कहा कि ये लोग क्या होते हैं, ये लोग पॉइकिलोथर्मल होते हैं। क्या होते हैं? पॉइकिलोथर्मल। पॉइकिलोथर्मल और ये लोग बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते। तो अब ऐसा होगा, तो मान लो अचानक से अगर पानी का टेम्परेचर कम हो जाए तो क्या होगा? ये लोग तो मर जाएंगे। तो इनके पास तो कोई भी एक सिस्टम होना चाहिए ताकि इनको पता चले कि पानी का टेम्परेचर की गर्म हो रहा है या ठंडा हो रहा है, ताकि ये लोग माइग्रेट कर सके, ये लोग अपने आप को सर्वाइव कर सके, राइट। तो इसी वजह से इनके अंदर एक चीज़ होता है जिसको बोला जाता है एम्पुला ऑफ लॉरेंस। ये एक स्पेशल ऑर्गन होता है, एक स्पेशल पार्ट होता है इनके बॉडी में, जो क्या करता है, जो डिटेक्ट करता है चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग वाटर। मतलब सराउंडिंग वाटर में जो वाटर का जो टेम्परेचर का जो चेंज हो रहा है वो उसे डिटेक्ट करता है। अगर उसे लगता है कि हाँ यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा सा कम, ज़्यादा ही कम हो रहा है, तो वहाँ से वो मूव कर जाता है और कहीं और चला जाता है, राइट। या फिर अगर उसे लगता है कि ऊपर वाले हिस्से का, उस ऊपर वाले हिस्से का पानी का टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, तो वो बहुत ज़्यादा नीचे चला जाता है, ताकि उस, मतलब वो जो पानी, ऊपर वाले पानी का जो टेम्परेचर है वो जो कम हो चुका है, वो नीचे वाले पानी का टेम्परेचर फिर भी गर्म रहेगा। तो इसी वजह से वो क्या करेगा, अपने आप को नीचे ले चला जाएगा, राइट, बिकॉज ऊपर वाले पानी का टेम्परेचर कम हो चुका है। अगर ये रीजन, ये पर्टिकुलर पार्ट उसके पास नहीं होता तो उसे क्या लगता है कि हाँ ठीक ही तो है, तो क्या करता, ऊपर ही रह जाता और ठंडी की वजह से वो मारा जाता। तो ये रीजन की वजह से वो क्या करता है, वो डिटेक्ट कर पाता है कि हाँ अभी ऊपर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा है, तो मुझे मैं नीचे चला जाता हूँ कि मुझे, ताकि मेरा जो बॉडी टेम्परेचर है वो एडजस्टेड रहे, राइट। तो ऐसे अपने आप को सर्वाइव करवाते हैं, बिकॉज ये पॉइकिलोथर्मस होते हैं, ना कि होम्योथर्मल, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट आज का लेक्चर। दिस इज ऑल अबाउट कॉन्ड्रिक्थिस एंड ऑस्ट्रिक्थिस, दोनों की एक साथ हमने डिस्कस कर लिया। जो आता है सुपर क्लास स्पाइसेस के अंदर, और सुपर क्लास स्पाइसेस डिवीजन 2 के अंदर आता है, दैट इज नैथोस्टोमाटा। नैथोस्टोमाटा मतलब, स्टोमा मतलब माउथ, नैथो मतलब जॉ, मतलब जिसमें जॉ प्रेजेंट होता है, ऐसा, राइट। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग एनसीईआरटी निकालेंगे और जो भी आज हमने पढ़ा उसको एनसीईआरटी से मार्क करेंगे, राइट। तो चलो एनसीईआरटी निकालते हैं, फिर मिलेंगे कल बोर्ड बुक में। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय। हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी ने अपना अपना जो एनसीईआरटी है उसको निकाल लिया होगा। तो चलिए आप जो भी हमने एनसीईआरटी से पढ़ा उसको मार्क करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कॉन्ड्रिक्थिस को। ये देखिए स्ट्रीमलाइन बॉडी होता है, एंडोजिनस, कार्टिलेजिनस कैसे, एंडोस्केलेटन कैसे होता है, कार्टिलेजिनस होता है। माउथ वेंट्री लोकेटेड होता है, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ, ऑपरक्यूलम इनमें प्रेजेंट नहीं होता है। और इनमें कैसे स्केल्स देखे जाते हैं, प्लैकॉइड स्केल्स देखे जाते हैं। मोडिफाइड प्लैकॉइड स्केल्स ही आगे जाके मोडिफाइड होकर क्या बनाते हैं, टूथ बनाते हैं। और ये टीथ कैसे होते हैं, बैकवर्डली डायरेक्टेड होते हैं। इनका जो जॉ होता है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, क्यों, बिकॉज दे आर प्रेडेशियस होते हैं। इनमें एयर ब्लडर नहीं होता है, इसी वजह से इनको कॉन्स्टेंटली स्विम करना पड़ता है ताकि ये डूब ना जाए। हार्ट कैसा होता है, 2 चेम्बर्ड हार्ट होता है। इलेक्ट्रिक ऑर्गन होता है कि उसमें पॉइजनस स्टिंग होता है। ये लोग पॉइकिलोथर्मल होते हैं। मेल में क्लैस्पर्स देखे जाते हैं, सेक्स से सेपरेट होता है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, और ये मोस्टली बेबीपेरस होते हैं। ये सब कुछ हमने बोर्ड वर्क में डिस्कस किया है, और ये है उसके कुछ एग्जांपल्स। ये देखिए यहाँ पे डायग्राम भी दिया गया है। दिस इज द डायग्राम ऑफ डॉगफिश एंड दिस इज द डायग्राम ऑफ प्रिस्टिस, राइट। अब देखते हैं ऑस्ट्रिक्टिस को। ये क्या हो सकते हैं, ये मरीन भी हो सकते हैं, फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं। इसका एंडोस्केलेटन कैसा होगा, बोनी होगा। ये इसमें भी स्ट्रीमलाइन बॉडी देखा जाता है। माउथ कैसा होता है, टर्मिनल होता है। दे हैव 4 पेयर ऑफ गिल्स व्हिच आर कवर्ड बाय ऑपरक्यूलम। इनमें ऑपरक्यूलम प्रेजेंट होता है। इनमें स्केल्स किस टाइप के देखे जाते हैं, साइक्लॉइड या टिनॉइड स्केल्स। इनमें एयर ब्लडर प्रेजेंट होता है, जिन जो इसको क्या देता है, बायंसी देता है। हार्ट कैसा होगा, 2 चेम्बर्ड होगा, पाइकिलोथर्मल होगा, सेक्स से सेपरेट होंगे। लेकिन फर्टिलाइजेशन जो है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। एंड मोस्टली ये लोग क्या होते हैं, ओवीपेरस होते हैं, मतलब अंडे देने वाले।
एंड द डेवलपमेंट इज डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, कोई भी लार्वल स्टेज प्रेजेंट नहीं होता है। उसके बाद ये एग्जाम्पल्स है जो हम लोगों ने डिस्कस किया, और ये देखिए डायग्राम दिया गया है, दिस इज द डायग्राम ऑफ हिप्पोकैम्पस एंड दिस इज द डायग्राम ऑफ कातला, राइट। डायग्राम्स को बड़े अच्छे से, एनसीईआरटी के हर एक डायग्राम्स को बड़े अच्छे से ध्यान में रखना, बिकॉज डायग्राम से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैरेक्टर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट आज का लेक्चर। तो आज का लेक्चर हम लोग यहाँ तक रखते हैं, कल फिर मिलेंगे बोर्ड वर्क में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय।